we welcome you in the class of English grammar once again. हम लोग देख रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम लोग काफ़ी एस्पेक्ट पे चर्चा भी किए थे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कैसे समझेंगे, जिसमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट था और अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट में क्या हमको समझना था, द नेचर ऑफ सब्जेक्ट, सिंगुलर एंड प्लूरल, उसके बाद फिर लोकेट द सब्जेक्ट ऑफ द प्रोनाउन, फिर वर्ब को समझना। तो हम लोग काफ़ी देखे थे उस समय, बट थोड़ा सा और देखना बाकी बस रहेगा और वो क्या है, क्वांटिफायर्स एंड सम अदर्स। क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो बनता है, जो जो ये सेंटेंस है, इसमें जो हमको करेक्ट करने के लिए मिलेगा या फिर ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए मिलेगा, तो मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। फाइन। सो अभी यहाँ पर हम क्या दिखा रहे हैं आपको, क्वांटिफायर्स एंड सम अदर्स। क्वांटिफायर्स किसको कहते हैं अब हम लोग, तो क्वांटिफायर्स वैसे वर्ड हैं जो क्वांटिटी को शो करते हैं। जैसे 1 2 3, तो इससे क्वांटिटी पता चल रहा है। तो ये सीधा बोल सकते हैं कि सर ये तो नंबरिंग हुआ ना, एक तरह से। हाँ, नंबरिंग हुआ, लेकिन सम, एनी, मैनी, मोर, अब ये नंबरिंग नहीं है बट ये भी क्वांटिटी शो कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग एक क्वांटिफायर्स या फिर एक क्वांटिफायर जो वर्ड है उसको समझने की आवश्यकता पड़ जाती है। सो दीज आर द क्वांटिफायर्स एंड सम अदर्स। और सम अदर्स जो मैंने यहाँ पे लिखा है, सम अदर्स कहने का मतलब ये है कि उसमें से कुछ एडजेक्टिव्स भी हैं, उसमें से कुछ हो सकते हैं शायद एडवर्ब भी हो जाए। तो खैर इस पे उतना ध्यान नहीं देना है कि क्या क्या हो सकता है, ध्यान यहाँ पर देना है। ये देखिए आप लोग, मैनी, मच, एनी, सम, few, little, a lot of, lots of, plenty of, both, both of, either, neither, each, every, either of, neither of, है ना। ऐसा नहीं है कि और नहीं है, और भी है, लेकिन हाँ इतना जो है ये सब लगभग मेरा यूजेबल है, मतलब यहीं से हमको अधिकतर क्वेश्चन आएगा। अब ना यहाँ पर एक एक वर्ड का हम मीनिंग समझ लेते हैं कि सर आखिर इन सारे का मीनिंग क्या है और इसको यूज कैसे करते हैं। तो क्वांटिफायर्स को समझने के लिए पहले आप ये जान लीजिए, इसको दो पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। पहला, काउंटेबल, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को कहा भी था कि 1 2 3 कहने का मतलब क्या है कि 1 पेन, 2 पेन्स, 3 पेन्स, इसको काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये काउंटेबल है। बट मिल्क को कैसे काउंट कर सकते हैं, 1 मिल्क, 2 मिल्क। थॉट्स को कैसे काउंट कर सकते हैं, वाटर को कैसे काउंट कर सकते हैं। सो दीज आर दी अनकाउंटेबल्स। तो इस दोनों टर्म के रिस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर जितना है ना, ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल के रिस्पेक्ट में ही ये आपको बताया जा रहा है, क्वांटिफायर्स। और काउंटेबल आप लोग समझ भी रहे हैं बहुत अच्छे से अब, क्योंकि काउंटेबल का मतलब क्या है, जिसको गिन सकते हैं। जैसे हम कंफ्यूज भी कर रहे हैं अभी हम कुछ देर के लिए आपको कि सर एक पेन, हाँ ठीक है ये काउंटेबल है। तो एक पेन क्या, अब 10 पेन भी बोल देंगे तो ये काउंटेबल है, समझ रहे हैं ना। दूसरा बात, सर फैन, एसी, ट्यूबलाइट या फिर बुक, कॉपी, समझ रहे, ये सारे के सारे काउंटेबल है, इसलिए इनके प्लूरल भी बनते हैं। लेकिन अब जो मैं बोल रहा हूँ, मिल्क, वाटर, पेट्रोल, एयर, सनलाइट, कैसे बनाएंगे आप इसका सिंगुलर या फिर प्लूरल भी। सो ये अनकाउंटेबल है। यही दो चीज आप समझ गए, इसका मतलब समझ जाए कि पूरा का पूरा चीज आप पकड़ लीजिएगा। जैसे मुझे कहना है कि मेरे पास, देखिए मैंने यहाँ पर ना एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, मुझे कहना है कि मेरे पास पेन है, तो हम उसको बोलेंगे क्या कि आई हैव अ पेन। अब हमको बोलना है कि मेरे पास ज्यादा पेन है, तो यानी कि हम ये प्लूरल कॉन्सेप्ट रख रहे हैं अब हम, तो आई हैव मैनी पेन्स, देख रहे हैं ना। उसके बाद फिर हमको बोलना है कि मेरे पास शुगर, समझ रहे हैं ना आप लोग, शुगर, शुगर मतलब जो चीनी होता है, मेरे पास चीनी है, तो आई हैव अ शुगर। चाह कर भी हम लोग नहीं लिख पाएंगे, सिर्फ क्या बोल सकते हैं हम लोग, आई हैव शुगर। लेकिन हमको अगर बोलना रहे मेरे पास ज्यादा चीनी है, तो आई हैव, ज्यादा के लिए क्या लगा रहे हैं अब हम, मैनी, मैनी शुगर। और ये भी आप लोग देखिए, शुगर का शुगर्स नहीं होता है, जैसे पेन पेन से नहीं होता है ना, ये सब कोई लॉजिक ही नहीं है। तो यहाँ पर मैनी ना लिख करके आपको लिखना है मच।
आई हैव मच शुगर। तो मीनिंग क्या हुआ कि सर जब यहाँ पर हम लिख रहे थे आई हैव मैनी पेन्स, मेरे पास बहुत पेन है तो मैनी लगा दिए, मेरे पास बहुत चीनी है तो मच लगा दिए। तो यही समझना है कि मैनी दरअसल काउंटेबल के लिए यूज होता है, काउंटेबल नाउन्स के लिए। देखिए तो पेन को काउंट कर सकते हैं ना, तो जब काउंटेबल पार्ट जब आ जाए तो वहां पर मैनी यूज करेंगे, लेकिन जब नन काउंट आ जाएगा यानी कि अनकाउंटेबल, तो वहां पर हम लोग मच यूज करेंगे। तो क्या सर ये सारे के सारे काउंटेबल और अनकाउंटेबल पे ही हैं? हाँ, काउंटेबल और अनकाउंटेबल पे ही बेसिकली उसी पर है, थोड़ा थोड़ा सा डिफर कर रहा है वो हम देख रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा टफ नहीं लगने वाला है ये। अभी हम इसी के साथ और भी कुछ करने वाले हैं, देखिए वो क्या कर रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैंने जो बोला है वो पूरा का पूरा मैंने लिखा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि मेरे पास काफी पेन है, तो मैं काफी हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ। या फिर मेरे पास बहुत पेन है, तो मैं उसको बहुत को भी हिंदी में मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग सुन रहे हैं ना मुझे। सो आई हैव मैनी पेन्स, मेरे पास बहुत पेन है, तो बहुत पेन है तो मैंने यूज कर लिए। सर तो बहुत के लिए तो प्लेंटी ऑफ भी होता है और लॉट ऑफ भी होता है, लॉट्स ऑफ भी होता है, हाँ ये सब भी होता है, बिल्कुल होता है। अभी हम समझेंगे उस चीज को भी, लेकिन पहले अभी हम समझ रहे हैं इस बहुत जो वर्ड हुआ, मेरे पास बहुत पेन है, मेरे पास बहुत नमक है, मेरे पास बहुत दूध है। तो जो काउंटेबल जब आ जाएगा पार्ट तो उसके लिए हम लोग मैनी यूज करेंगे, और जब नन काउंट आ जाएगा तो उसके लिए हम लोग मच यूज करेंगे। यानी कि यहाँ पर ये शुगर है तो मच हुआ, अगर यहाँ पे सॉल्ट भी रहता तो मच ही होता। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पेंसिल, यहाँ पे बुक्स भी अगर रहता तो मैंने ही यूज होता। अब मान लीजिए कुछ देर के लिए कि पेड़ के जो पत्ते होते हैं, उस पेड़ के पत्ते को क्या कहिएगा आप? है ना, पेड़ पे का बहुत पत्ते हैं। सर पेड़ पे बहुत पत्ते हैं तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? देयर आर मैनी लीव्स ऑन द ट्रीज। हाँ सर, देयर आर मैनी लीव्स ऑन द ट्रीज कह सकते हैं। तो देयर आर मैनी लीव्स ऑन द ट्रीज अगर हम कह देंगे, या फिर ट्री ही अभी, हाँ देयर आर मैनी लीव्स ऑन द ट्री अगर हम कहते हैं, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि आप पेड़ के पत्ते को आप गिन सकते हैं। हाँ सर गिन तो सकते हैं, लेकिन क्या रियली प्रैक्टिकल वे में क्या आप गिन सकते हैं? अब ये मत बोलिए कि सर आदमी चाहे तो क्या नहीं है, तो मतलब ताड़ा को गिन सकता है या सर के बाल को गिन सकता है। सो समझना ये है कि पेड़ के पत्ते को दिखाया किस तरह से जा रहा है। अगर मुझे ये कहा जा रहा है कि पेड़ में बहुत सारे पत्ते हैं तो हम उसको दोनों तरह से बोल सकते हैं, देयर आर मैनी लीव्स ऑन द ट्री। हम ये भी बोल सकते हैं देयर आर मच लीव्स ऑन द ट्री, जिसमें सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा देयर लीव्स ऑन द ट्री। क्यों? क्योंकि पेड़ के पत्ते को आप गिन नहीं सकते हैं, वहां पर बहुत है। लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा है, 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड, तो मैनी बोल देगा तो उसके लिए कोई समस्या नहीं है। तो अभी हम फिलहाल ये समझ रहे थे कि कौन काउंटेबल है, काउंटेबल के लिए मैनी और अनकाउंटेबल के लिए मच। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक लीक से मैं हट रहा हूँ। लीक से मैं ये हट रहा हूँ कि मैं कहना चाह रहा हूँ मेरे पास कुछ पेन्स है, तो आई हैव सम पेन्स। अब मैं बोल रहा हूं मेरे पास ना थोड़ा दूध है, तो आई हैव सम मिल्क। आप देख रहे होंगे ये जो सम है काउंटेबल के साथ भी लग रहा है, और यही सम अनकाउंटेबल के साथ भी लग रहा है। यस, सम है एक ऐसा खिलाड़ी जो ये दोनों के साथ अप्लाई होता है, ये काउंटेबल के साथ भी और अनकाउंटेबल के साथ भी। ये थोड़ा सा यूनिक है। सम और एनी, ANY एनी, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कहीं पे एनी, ये दोनों को पकड़ कर रख लीजिए। ये दोनों खिलाड़ी है। खिलाड़ी कहने का मतलब ये है कि इन लोगों में ये छोटा है, या फिर यूं बोले कि ये मंझला है, बड़ा मंझला छोटा इस तरह का होता है ना एक। ये ये जो है ना इन लोगों में छोटा है, लेकिन ये लोग ना मतलब मल्टी फंक्शनल है। ये काउंटेबल के साथ भी आ जाते हैं, अनकाउंटेबल के साथ भी आ जाते हैं, और ये इनका थोड़ा यूज भी थोड़ा अलग तरह से होता है, वो हम देखेंगे मतलब अलग तरह से कैसे होता है। तो फिलहाल हम देख रहे थे यहाँ पर कि अगर मेरे पास बहुत का सेंस है, काउंटेबल रहेगा तो मैनी, नॉन काउंटेबल रहेगा तो मच। तो ये वो क्लियर हो गया। दूसरा ये देख रहे हैं कि सम काउंटेबल के साथ भी आ रहा है और सम अनकाउंटेबल के साथ भी आ रहा है। ठीक उसी तरह से एक वर्ड है फ्यू।
देखिए, एक वर्ड है फ्यू, तो मैं बोल रहा हूं क्या कि मेरे पास कुछ किताबें हैं, तो आई हैव सम बुक्स। लेकिन हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, मेरे पास कुछ किताबें हैं, आई हैव फ्यू बुक्स। तो सर दोनों में सही कौन है? तो हम लोग जो अभी इस क्वांटिफायर्स को जो समझ रहे हैं ना, दो पर्सपेक्टिव से समझेंगे। वो दोनों पर्सपेक्टिव क्या है? एक मेंटालिटी, मतलब कि इनका जो रियली में जो फंक्शन है उसको समझ जाना, और दूसरा प्रैक्टिकेबिलिटी। प्रैक्टिकेबिलिटी कहने का मतलब ये होता है कि जो हमको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा या फिर जो पैसेज में आएगा वो किस तरह से आएगा, दोनों से। तो एक तो हम इन सारों का ना फंक्शन समझ लेते हैं कि इन लोगों का फंक्शन आखिर है क्या, और दूसरा फिर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्योंकि क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं पूछेगा कि मेरे पास कुछ किताबें हैं तो बोलिए सम होगा कि फ्यू होगा। हाँ, बट क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये हम आपको यहाँ पर एक झलक दिखा सकते हैं। उसके पूछने का अंदाज अगर ऐसा हो तो आपको पकड़ा जाएगा कि ये यूज करना है या फिर फ्यू यूज करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि इसी चीज को समझने के लिए देखिएगा, हम नीचे से चल रहे हैं अभी हम। आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। अब देखिए, आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। फिर देखिए, आई हैव मैनी बुक्स, मेरे पास काफी किताबें हैं या बहुत किताबें हैं। फिर देखिए, आई हैव अ लॉट ऑफ बुक्स। फिर उसके बाद आई हैव लॉट्स ऑफ बुक्स। उसके बाद आई हैव अ प्लेंटी ऑफ बुक्स। या फिर इसको बोलेंगे आई हैव बुक्स ऑफ प्लेंटी। लिखने का अंदाज, जो यहाँ पर मैंने लिखा है ना, ये प्लेंटी और प्लेंटी ऑफ कहीं मैंने लिखा नहीं, लिखा कोई बात नहीं। ये जो प्लेंटी ऑफ है, प्लेंटी और प्लेंटी, सॉरी, प्लेंटी और प्लेंटी ऑफ दोनों सेम ही है। जैसे हम यहाँ पर ना लॉट्स ऑफ और फिर एक जगह और ये क्या है, अ लॉट ऑफ, ये दोनों सेम ही। हम दिखाते हैं वो कैसे। तो देखिए, मैंने कहा कि मेरे पास कुछ किताबें हैं, तो मेरे पास कुछ किताबें हैं, तो कुछ किताबें कहने का मतलब दो चार भी कुछ होता है, 8-10 भी कुछ होता है। फिर उसके बाद 15-20 भी होता है कुछ, या फिर 15-20 को थोड़ा सा ज्यादा कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, ये मेरा जो बढ़ रहा है ना इंटेंसिटी, जब कुछ, जब लिटिल मतलब कम अमाउंट में रहेगा तो फ्यूली मतलब जब कुछ रहेगा यानी कि जब कम रहेगा तो फ्यू का यूज करेंगे। उससे अगर थोड़ा ज्यादा कॉन्सेप्ट है तो सम का यूज करेंगे। उससे और ज्यादा है तो मैनी का यूज करेंगे। उससे और ज्यादा है अ लॉट ऑफ का यूज करेंगे। और अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ दोनों सेम ही है, कोई भी यूज कीजिए। और ज्यादा है तो अब प्लेंटी ऑफ का यूज करेंगे, या फिर अब प्लेंटी या फिर प्लेंटी यूज होगा। और सर अगर और ज्यादा है तो वैसे यहाँ तो खैर खत्म हो गया। अब और ज्यादा है तो क्या, वैसे देखा जाए तो यही फिनिश हो जाता है। और लॉट ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ इसको तो बोलते भी नहीं है, बट फिर भी एक एक्सट्रीम कंडीशन में है कि प्लेंटी ऑफ, काफी, बहुत ज्यादा। हाँ, एक कॉन्सेप्ट और है कि सर और बहुत ज्यादा है तो जैसे कहते हैं कि राजस्थान में ना जो बालू होता है, राजस्थान में रेत ही रेत है। मतलब दूर दूर तक आपको क्या मिलेगा, रेत। तो क्या हम राजस्थान के बारे में क्या बोले, राजस्थान हैज सम सैंड, क्या हम ये बोले? सोच कर देखिए। सर सैंड मतलब जो मरुस्थल है, जो फिर मेरा डेजर्ट, वहां पर सम कैसे होगा, है ना? वहां तो सर सम होने वाला नहीं है। तो वहां क्या होगा सर? तो ऐसा करिए, तो सम नहीं होगा, फ्यू भी नहीं होगा, मैनी भी नहीं होगा, वहां लॉट्स ऑफ होगा या फिर प्लेंटी ऑफ होगा। ऐसा ही कॉन्सेप्ट है ना।
तो हाँ सर यहाँ पर ना प्लेंटी ऑफ होगा। लेकिन अब मुझे जरा सुनिएगा, राजस्थान में रेत ही रेत है, कहने का मतलब क्या हुआ कि वहां कुछ और नहीं है, वहां सिर्फ बालू है। तो देखिए इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलते हैं, देयर इज नथिंग बट सैंड। ये मैं जो आपको अभी बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये इसका मीनिंग क्या हुआ, देयर इज नथिंग बट सैंड, कि वहां कुछ नहीं है, सिर्फ बालू है, बालू ही बालू है। तो अब यहां से आप लोग पकड़ पा रहे होंगे कि सर इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ रहा है तो हमको पता चल रहा है, या फिर इंटेंसिटी कहने का समझ रहे हैं कि वैल्यू क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ रहा है हमको पता चल रहा है कि किस वर्ड को रखना है। और इससे भी जब ज्यादा आ जाए तो फिर ये वाला मास्टर स्ट्रोक है, ये वाला सेंटेंस हम लोग यूज करते हैं, देयर इज नथिंग बट सैंड। जैसे समुद्र के किनारे क्या रहता है, देयर इज नथिंग बट वाटर। या फिर किसी लाइब्रेरी में जाइए, मतलब कभी दिखता है बहुत बड़ा लाइब्रेरी, वहां किताब ही किताब, मतलब इस तरह का जब आ जाए कॉन्सेप्ट, देयर इज नथिंग बट बुक्स। तो एक एक्सट्रीम कंडीशन है जो यहाँ पर कहीं भी नहीं है। इस तरह की चीज आप लोग अपने राइटिंग सेक्शन में यूज कीजिएगा, जो कि पैराफ्रेजिंग होता है या फिर ऐसे होता है, और क्वेश्चन भी अगर मिल जाए तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पकड़ा यहाँ से पकड़ाया हुआ है तो वहां पर यूज, यहाँ वहां पर आराम से आप टिक कर सकते हैं। तो यहाँ से जो मेरा मेन पोर्शन था दिखाने का, इस सेक्शन से ऊपर तक, कि कुछ रहता है तो फ्यू, उससे थोड़ा ज्यादा रहता है तो सम, उससे ज्यादा रहता है तो मैनी, उससे ज्यादा अ लॉट ऑफ, उससे ज्यादा लॉट्स ऑफ, उससे ज्यादा अ प्लेंटी ऑफ। ये हुआ दूसरी बात। दूसरी बात मतलब क्या, तो दूसरी बात देखते हैं क्या है। मैं इसको पहले मिटाता हूं ताकि मुझे समझाने में इजी हो सके। आप देखिए मैं फिर से लिख रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल, उसको भी आप लोग देखिएगा समझिएगा। मैं कह रहा हूं मेरे पास थोड़ा चीनी है, आई हैव फ्यू शुगर। सर अभी ना आप बताएं कि शुगर के साथ मतलब सम लगता है। अच्छा ठीक है, अभी रहने देते हैं, अभी क्या लगता है, इससे थोड़ा सा ज्यादा रहेगा तो आई हैव सम शुगर। अब ये सही है। देखिए मैं एक सेंटेंस, मैं जो एक वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं, मैं सुगर नहीं बोल रहा, मैं शुगर बोल रहा हूं। मैं सुगर नहीं बोल रहा, मैं शुगर बोल रहा हूं। दिस इज प्रोनाउंसिएशन जो आपको पढ़ना भी है। अब थोड़ा इससे ज्यादा हम लोग देखते हैं, सम से ज्यादा, तो क्या बोले हम लोग, आई हैव मैनी शुगर। तो नहीं सर ये तो गलत हो गया, आप बताए थे कि शुगर काउंटेबल नहीं है, सो नन काउंट के साथ मच लगता है। तो हाँ जी सही हो आप लोग, यहाँ पर मच लगेगा। आगे अब इससे ज्यादा है मेरे पास, तो आई हैव, चाहे अब आप अ लॉट ऑफ बोलिए, लॉट्स ऑफ बोलिए, अब प्लेंटी ऑफ, जो भी बोलना है अब वैसे करके अब आप बढ़ते रहिए, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ चीनी ही चीनी है, मतलब कि देर इज नथिंग बट सैंड, ऐसा तो खैर प्रैक्टिकल सेंटेंस होता नहीं है। तो यहाँ पर मैंने एक गलती किया है। देखिए मैंने क्या गलती किया है कि फ्यू के जगह पर यहाँ पर ना लिटिल होगा। फ्यू काउंटेबल के साथ यूज होता है, जैसे मैंने लिखा था ना आई हैव फ्यू बुक्स, याद कीजिए मैंने लिखा था कुछ देर पहले आई हैव फ्यू बुक्स। तो फ्यू ना काउंटेबल के साथ यूज होता है।
और नॉन काउंटेबल के साथ यानी अनकाउंटेबल के साथ तो लिटिल यूज होता है, लिटिल। तो आई हैव लिटिल शुगर, आई हैव लिटिल मिल्क, आई हैव लिटिल वाटर, लिटिल सैंड, लिटिल, समझ रहे हैं ना, डस्ट, इस तरह का कुछ भी, सिर्फ आई हैव ही नहीं, शी हैज, ही हैज, कुछ भी, या फिर देयर इज लिटिल वाटर, या होता है ना देयर इज लिटिल वाटर, आपको अगर दिखेगा राजस्थान में, क्योंकि हम बता रहे थे अभी जो आपका डेजर्ट एरिया है, तो डेजर्ट एरिया में आपको क्या मिलेगा, देयर इज नथिंग बट सैंड, यही मिलता है ना, देयर इज नथिंग बट सैंड। तो उसी डेजर्ट एरिया में ये भी तो बोल सकते हैं हम, देयर इज लिटिल वाटर, ये बिल्कुल सही भी है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको पानी मिलेगा ही नहीं राजस्थान में ज्यादा, तभी तो वो मरुभूमि है। तो वहां पर फ्यू वाटर ना बोलकर लिटिल वाटर बोलेंगे, तो लिटिल जो हुआ ना वो नन काउंट हुआ। तो यहीं पर हम एक चीज करते हुए चले जाते हैं, काउंटेबल को ना हम लोग पी डिनोट कर लेते हैं और अनकाउंटेबल को यूसी से डिनोट कर लेते हैं। तो देखिए, तो मैनी से क्या पता चल रहा है, ये सी है, मतलब काउंटेबल है। मच से क्या पता चल रहा है, यूसी, मतलब अनकाउंटेबल है ये। उसके बाद सम से क्या पता चल रहा है, सर ये काउंटेबल भी है और ये अनकाउंटेबल भी है, दिख रहा है ना। फ्यू से क्या पता चल रहा है, सर ये काउंटेबल है। लिटिल से अनकाउंटेबल है। अ लॉट ऑफ ये दोनों ही है सर, लॉट्स ऑफ भी दोनों ही है, प्लेंटी ऑफ भी दोनों ही है, देख रहे हैं ना। बाकी अभी हम ये बाद में हम आते हैं। तो मैनी, मच, हाँ एनी को अभी मैंने नहीं दिखाया, एनी भी मैं दिखाता हूँ। सम, फ्यू, लिटिल, अ लॉट ऑफ, या फिर लॉट्स ऑफ, या फिर प्लेंटी ऑफ। तो इतना दूर तक आपको जो समझ में आ रहा है, सर ये जो क्वांटिफायर्स हैं, ये क्वांटिफायर्स दो तरह से यूज किए जा रहे हैं यहाँ पर, एक जो काउंटेबल के साथ यूज होते हैं और दूसरे जो नॉन काउंट के साथ यूज होते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि इनके इंटेंसिटी के थ्रू भी यूज करते हैं या फिर इनके वेरिएशन के थ्रू भी यूज करते हैं। थोड़ा है तो फ्यू यूज करेंगे या फिर लिटिल यूज करेंगे, उससे ज्यादा है तो फिर सम यूज करेंगे। देख रहे हैं ना, सम दोनों के साथ आ रहा है, मैंने कहा ना सम और एनी, छोटा या मंझला जो भी बोले, बट ये दोनों है बड़ा खिलाड़ी, तो सम दोनों के साथ आ रहा है। उससे थोड़ा सा ज्यादा है तो काउंटेबल है तो मैनी रहेगा, और नॉन काउंटेबल है तो वो मच हो जाएगा। फिर तो प्लेंटी ऑफ, लॉट्स ऑफ, लॉट ऑफ, वो दोनों वो सबके साथ आता है वो। तो मेनली हमको, आपको जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो दो तरह से आपको कंफ्यूज करेगा। एक आपको कंफ्यूज करेगा नन काउंट को देख करके यूज करवाना कि फ्यू लगेगा कि लिटिल लगेगा, और एक बार काउंट को देख करके आपको कंफ्यूज करवाना कि लिटिल लगेगा या फिर फ्यू लगेगा, या फिर ये भी मच लगेगा या फिर मैनी लगेगा। एक ऐसे मिलेगा आपको क्वेश्चन। दूसरा कैसे मिलेगा आपको क्वेश्चन, तो दूसरा हो सकता है कि कॉन्टेक्स्ट चलता हुआ आ रहा होगा, मतलब सेंटेंसेस लिखा हुआ आ रहा होगा, कोई स्टोरी बन रहा होगा और उससे पता चल रहा होगा कि दरअसल उस पूरे स्टोरी में इतनी सारी चीजें हैं जिसमें से पेन कुछ ही है, बहुत ही कम है। जैसे मान लीजिए कि 15-20 रेड पेन है, 8-10 ब्लू पेन है, और एक ही दो पेन ब्लैक है। तो एक ही दो पेन जो ब्लैक, उसको सम नहीं बोल सकते हैं, है ना, उसको फ्यू पेन्स। तो कॉन्टेक्स्ट पता चल रहा है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या मतलब फ्यू यूज करना है कि सम यूज करना है। और फिर लिटिल तो आप समझ रहे हैं नॉन काउंट के साथ होता है। अब हम इसको और आगे अभी हम ले जा रहे हैं। देखिए, अब कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे जो कि मैं बोथ या फिर बोथ ऑफ, नीदर, नीदर ऑफ, यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है बोथ, बोथ ऑफ, अब मैं इसका यूजिंग दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर लिखा हुआ है बोथ रेस्टोरेंट्स आर वेरी नाइस, कि मान लेते हैं जो दोनों रेस्टोरेंट है वो बहुत अच्छे हैं। तो बोथ रेस्टोरेंट्स आर वेरी नाइस, यहाँ पर आर क्यों लगा, तो हाँ सर ये बोथ रेस्टोरेंट्स, ये दोनों रेस्टोरेंट्स की बात हो रही है। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, जो मैंने एक बार पहले कहा था कि यहाँ पर देख करके सिर्फ मत चलिएगा कि रेस्टोरेंट से तो आहार लगा देंगे या फ्रीज लगा देंगे, नहीं, वो पूरा देखकर समझने की कोशिश कीजिए कि वो एक के बारे में कह रहा है या फिर एक से ज्यादा के बारे में कह रहा है। तो यहाँ पर तो खैर ये पूरा देखने से भी पता चल रहा है कि दो ही के बारे में बोल रहा है, तो दो हो गया तो आर लग गया। अब चाहे हम ऐसे भी बोले बोथ ऑफ दीज रेस्टोरेंट्स, तो भी आर ही होगा। देखिए, आर वेरी नाइस। बोथ माई पेरेंट्स, तो देखिए आर फ्रॉम बिहार, है ना, क्योंकि पेरेंट्स होता है सिंगुलर ही काउंट, लेकिन फिर भी अगर बोथ का यूज हुआ है तो फिर वहां पर आर। बोथ ऑफ अस, हम दोनों ही, जो हम दोनों कहीं कुछ काम करने के लिए गए हों,
तो बोथ ऑफ अस वर वेरी टायर्ड। देखिए बोथ को यूजिंग अगर आप देख पा रहे होंगे तो प्लूरल केस में हो रहा है। अब नाइदर देखेगा, नाइदर रेस्टोरेंट इज एक्सपेंसिव। देखिए नाइदर इज में आ रहा है, नाइदर ऑफ द रेस्टोरेंट्स, चाहे वो दो हो या दो से ज्यादा हो, नाइदर ऑफ द रेस्टोरेंट्स वी वेंट टू, हम लोग जिस जिस रेस्टोरेंट में गए, नाइदर ऑफ द रेस्टोरेंट्स वी वेंट टू, हम लोग जिस जिस रेस्टोरेंट में गए, वाज एक्सपेंसिव, वो सारा का सारा एक्सपेंसिव था। तो सर यहाँ पर हम वाज यूज करें कि वर्ड यूज करें, तो इसमें सर आप दोनों यूज कर सकते हैं, वाज भी यूज कर सकते हैं, वर्ड भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नाइदर वाला जो केस है वो देखना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट में कि एक की बात बोल रही है या फिर एक से ज्यादा की बात बोल रही है नाइदर। तो नाइदर रेस्टोरेंट इज एक्सपेंसिव, अगर यहीं पर हम कर देते नाइदर रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट्स फिर आर एक्सपेंसिव। तो सर मिलाकर क्या पता चल रहा है, तो मिलाकर ये पता चल रहा है कि बोथ प्लूरल पकड़ रहा है, नाइदर चेंज कर रहा है, नाइदर कभी सिंगुलर भी ले रहा है, नाइदर कभी प्लूरल भी ले रहा है। इनफैक्ट कोई रूल नहीं होता है इन सारे बोथ का या फिर बोथ ऑफ, नीदर, ईच, एवरी, ये सब का एक सोच होता है। और ये सोच को ना यहाँ पर थोड़ा बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, सोच को ना बहुत ज्यादा एग्जाम्पल से ही समझा जा सकता है कि जैसे ईच और एवरी अभी हम बताएंगे कुछ देर के बाद। तो ईच और एवरी में क्या फर्क है, ईच मतलब भी एक ही होता है, एवरी मतलब भी एक ही होता है, एक सोच से पता चलता है, वो भी हम सोच बताते हैं। तो अभी हम कुछ और एग्जाम्पल से लिख रहे हैं जिससे आपको समझ में आएगा। देखिए अब मैंने यहाँ पर जो सेंटेंसेस लिखा है नीदर और इधर को पकड़कर, कभी मैं नाइदर भी बोल रहा हूँ, कभी मैं नीदर भी बोल रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये हम लोग का प्रोनाउंसिएशन है। हम लोग का प्रोनाउंसिएशन कहने का मतलब ये कोई एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है नहीं। हम लोग ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन करते हैं, लेकिन चूंकि अब अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन भी आ चुका है, आपको पता होना चाहिए कि प्रोनाउंसिएशन का स्पेलिंग स्टार्टिंग में कहने का मतलब ये जो अभी भी टेक्स्ट बुक में जो यूज हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी बॉडी लोग जो यूज कर रहे हैं, प्रोनाउंस, है ना, ये वर्ड है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उच्चारण करना, प्रोनाउंस। लेकिन धीरे धीरे अब ये अमेरिकन इंग्लिश में कन्वर्ट होकर अब ये प्रोनाउंस बन चुका है, अब ये प्रोनाउंस। तो इधर इधर में ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। और जहां तक अगर आप लोग को समझ में ही अगर बाद में लाना है या फिर अभी भी लाना है कि नहीं हमको प्रोनाउंसिएशन भी देखना है, समझना है, तो फिर वो भी मैं आपको तो पढ़ाऊंगा ही, क्योंकि सिलेबस का पार्ट है, आपको एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन आपको मिलेगा, बट ये डिफर करेगा कहीं कहीं जाकर। सो लेट इट बी दैट, जो भी हो। देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा मैंने कि नाइदर राजू नॉर रोहन इज थीफ। ना तो राजू या फिर ना तो रोहन थीफ है। मैं इस चीज को पहले निकाला हूं, मैंने नाइदर या फिर आइदर और नाइदर नॉट, ध्यान आ रहा होगा तो निकाला है मैंने इस चीज को पहले। आइदर राजू और रोहन इज थीफ, कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। क्यों, अगर आप चाहिएगा भी लिखने के लिए कि नाइदर राजू नॉर रोहन आर थीफ, अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम इसको कैसे बोलते हैं हिंदी में कि देखो ना तो राजू ना तो रोहन, है ना, दोनों में से कोई चोर नहीं, ना तो राजू ही ना तो रोहन चोर है। तो हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि ना तो राजू ना तो रोहन दोनों ही मतलब चोर है, उसको प्लूरल कॉन्सेप्ट में नहीं रखते हैं। इधर राज सॉरी हाँ, क्या एक मैंने लिखा है कि इधर ऑफ देम इज थीफ, या फिर अगर हम इधर राजू और रोहन इज थीफ, तो इसी को हम तो ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि इधर ऑफ देम इज थीफ। अब ये देम जो मैंने वर्ड लिखा है, ये देम दो को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, दो से ज्यादा भी रिप्रेजेंट कर सकता है। मान लो कि ये सिर्फ दो आदमी की बात हो रही है, जैसे यही दोनों की बात हो रही है, तो इधर ऑफ देम इज थीफ। 10 की बात हो रही है तो भी तो एक एक को ही ना डिनोट कर रहे हैं, इधर ऑफ देम इज थीफ, उसमें से किसी को पकड़ लो चोर है, मतलब वो सारे को रिप्रेजेंट कर रहा है चोर। अब देखिए नाइदर ऑफ देम इज थीफ, उसमें से कोई भी चोर नहीं है, चाहे दो रहे या फिर दो से ज्यादा रहे। इस पे ज्यादा मेहनत ही नहीं करना है, बस एक बार देख लेना, नाइदर नॉट इसको लेकर जाता है, आइदर और या फिर आइदर ऑफ नाइदर ऑफ, बस यही देखना है। थोड़ा सा भी हम और देखेंगे, इंपॉर्टेंट हिस्सा है हम लोग का। देखिए अब मैंने जो यहाँ पर सेंटेंसेस कुछ लिखे हैं, एक है कि ईच वर्सेस एवरी, ईच मतलब भी होता है एक, एवरी मतलब भी होता है एक, तो ये दोनों सेंटेंस मैंने अभी लिखा है। बट अभी पहले मैं इधर से समझा रहा हूँ, इसको मैं अभी लास्ट में समझाऊंगा। देखिए अभी यहाँ पर मैंने ना ये एनी पे फोकस किया है, एनी वर्ड पर। यहाँ पे सारे के सारे हमने देख लिए, लेकिन कुछ जो बचा हुआ था जैसे एनी या फिर ईच और एवरी, वो हम लोग देख रहे हैं। तो पहले एनी पे हम फोकस कर रहे हैं। शी वेंट आउट विदाउट एनी मनी, वो बाहर चली गई बिना कोई पैसे के। शी वेंट आउट विदाउट एनी मनी। उसके बाद ही रिफ्यूज्ड इट एनीथिंग, उसने मना कर दिया किसी भी चीज को खाने
इफ देयर इज एनी लेटर फॉर मी, यदि मेरे लिए कोई लेटर है तो प्लीज गिव मी, तो मुझे दे दीजिएगा। आप लोग देख रहे होंगे कि एनी कहाँ कहाँ पर यूज हो रहा है। तो ठीक है जी, मनी के साथ हो रहा है, एनीथिंग के साथ हो रहा है, लेटर के साथ हो रहा है, ऐसे नहीं देखना है। दिखा रहे हैं कैसे देखना है। पहले तो हम यहीं से दिखा देते हैं कि इफ देयर इज एनी लेटर, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ देयर इज एनी लेटर्स। तो फिर यहाँ पर इज ना होकर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इफ देयर आर एनी लेटर्स फॉर मी प्लीज गिव मी। तो एनी अपने साथ सिंगुलर भी लगाता है, देखिए एनी अपने साथ सिंगुलर भी लगा रहा है, और सिंगुलर लगा रहा है तो भाई सिंगुलर वर्ब आ रहा है। एनी अपने साथ प्लूरल भी लगा रहा है तो प्लूरल वर्ब आ रहा है। कहने का मतलब ये है एनी सिंगुलर के साथ भी चल रहा है और एनी प्लूरल के साथ भी चल रहा है। ठीक उसी तरह से जैसे सम काउंटेबल के साथ भी चल रहा है और सम नॉन काउंट के साथ भी चल रहा है। तो ये दोनों चीज देख लेना है कि एनी जो है वो दोनों के साथ चलता है, काउंट के भी साथ, नॉन काउंट के भी साथ, इन टर्म्स ऑफ सिंगुलर और प्लूरल। दूसरा चीज क्या है एनी के बारे में, आप अगर गौर से देखिएगा तो इसके पीछे एक हिडन मीनिंग है, वो दिखाते हैं हिडन मीनिंग क्या है। शी वेंट आउट विदाउट एनी मनी, वो बिना किसी पैसे की चली गई। एक पॉजिटिवनेस नहीं मिलेगा। जैसे अगर हम बोलते हैं उसके पास कुछ पैसे हैं, तो देखिए ये थोड़ा सा पॉजिटिविटी हो गया, लेकिन वो बिना पैसे के चली गई, तो बिना, समझ रहे हैं ना, ये पॉजिटिविटी नहीं है, ये निगेटिविटी है ये। फिर देखिए ही रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग, उसने कोई भी चीज खाने से मना कर दिया, फिर देखिए एक निगेटिविटी ही सेंस है। फिर देखिए इफ देयर इज एनी लेटर फॉर मी प्लीज गिव मी, अगर कोई लेटर होगा आपके पास तो फिर देखिए ये संशय है, संशय समझ रहे हैं ना आप लोग, एक डाउट है। तो जब एक डाउट होता है, निगेटिविटी होता है, मतलब डाउट समझिए, सिंपली क्या समझिए, डाउट, डाउट ही निगेटिविटी की तरफ ले जाता है। जब एक डाउट हो, निगेटिविटी हो या निगेशन वाला सेंस हो, तो उस केस में हम लोग एनी यूज करते हैं। इसमें कहीं भी जितना भी मैंने लिखा था, जैसे हम बोलेंगे आर देयर मैनी पेन्स इन द बॉक्स, क्या वहां पे बहुत सारे पेन है बॉक्स में, तो वही एक अलग बात है लिखने का। बट जब डाउट का केस जब आता है, निगेटिव सेंस का केस आता है, तो वहां पर ना हम लोग एनी यूज करते हैं। ये एनी थोड़ा सा अलग है इन सारों में, ये सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। ठीक उसी तरह से जैसे सम राइस भी हो सकता है, राइस जो कि नॉन काउंट है, सम बुक्स भी हो सकता है जो कि काउंटेबल है। लोग समझ रहे हैं नहीं सारी चीजों को। और सबसे बेहतरीन तरीका ये कि एनी हमेशा डाउट ही देगा, निगेटिव ही देगा। आप एनी से कोई भी चीज आप बोल के देखिए, सर मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है, तो हम इसको बोलेंगे सर देयर इज अ क्वेश्चन, ये बोल दिए ना। लेकिन अब अगर हम आप लोग से बोलते हैं क्या कोई डाउट है आप लोग को, इज देयर एनी, तो देखिए इज देयर एनी डाउट हुआ ना, क्या कोई डाउट है आप लोग को, या फिर क्या कोई क्वेश्चन है, इज देयर एनी क्वेश्चंस, देखिए एनी हुआ ना। तो हम लोग नो सर आई हैव नो एनी क्वेश्चन, नहीं सर हम लोग के पास कोई क्वेश्चन, देखिए फिर नो, निगेशन आया ना। तो एनी निगेशन की तरफ जाता है, निगेटिव की तरफ जाता है, या फिर क्या बोले हम इसको, डाउट की तरफ जाता है। सम को तो आपने देख ही लिया। इन सारों को देखकर अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि सर मैनी मच जितना जो कुछ भी लिखा हुआ, पहला इंटेंसिटी के टर्म में लिखा हुआ है। इंटेंसिटी कहने का मतलब क्या, इंटेंसिटी कहने का मतलब कम होना, थोड़ा उससे ज्यादा होना, थोड़ा उससे ज्यादा होना, फिर ज्यादा मतलब फिर ज्यादा होना, ऐसे ऐसे उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। दूसरा क्या कि सर इसमें ना एक होता है प्लूरल के लिए यूज होना और एक होता है सिंगुलर के लिए यूज होना। तो इससे बेहतर है कि हम कह दें कि सर एक का यूजिंग होता है काउंटेबल के लिए और एक का यूजिंग होता है अनकाउंटेबल के लिए, जिसमें यहाँ पे मैंने नोटिफाई भी किया था। मैंने देखिए काउंटेबल के लिए यूज होता है, मच अनकाउंटेबल, एनी दोनों के साथ जाएगा, सम देखिए काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ, फ्यू काउंटेबल, लिटिल अनकाउंटेबल, और लॉट ऑफ दोनों के साथ, लॉट्स ऑफ भी दोनों के साथ जा रहा है, प्लेंटी ऑफ, बोथ, बोथ तो खैर एक या एक से ज्यादा ही होता है, और बोथ देखें ना तो ये काउंटेबल के साथ ही है। बोथ ऑफ द मिल्क तो हम बोल नहीं सकते हैं, तो जाहिर सी बात इसको भी नोटिफाई कर ही लेते हैं, बोथ या फिर बोथ ऑफ काउंटेबल ही है। अगर दो तो है बोथ ऑफ तब तो फिर ये काउंटेबल ही है, लेकिन अगर 10 20 25 30 है, नहीं बोथ में तो 10 20 30 25 हो ही नहीं सकता, बोथ मतलब दो ही होता है, यानी कि ये काउंटेबल ही है ये। उसके बाद देखिए अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, हाँ ये है अनकाउंटेबल। जैसे हम लोग बोल सकते हैं अ लॉट ऑफ मिल्क, अ लॉट ऑफ, या फिर अ लॉट ऑफ बुक्स, लॉट्स ऑफ बुक्स, या फिर लॉट्स ऑफ वाटर, ऐसा हो सकता है। तो ये दोनों के साथ है, ये काउंटेबल भी और अनकाउंटेबल भी। तो ये काउंटेबल भी हुआ और ये अनकाउंटेबल भी हुआ। उसके बाद हुआ नीदर, मीन्स कोई नहीं, तो कोई नहीं में हम क्या रखें, हाँ ये काउंटेबल भी आ रहा है और अनकाउंटेबल बोले नीदर ऑफ मिल्क नहीं हो नहीं सकता, ये भी आएगा क्या,
काउंटेबल के साथ ही, चाहे वो 2 रहे या 10-20 रहे, काउंटेबल ही आए ये नीदर। थोड़ा सा हाँ, इधर भी काउंटेबल ही है, या फिर इधर ऑफ नीदर ऑफ, ये सारा का सारा काउंटेबल है। थोड़ा सा जो डिफर कर रहा है वो ईच और एवरी है तो ये काउंटेबल ही, लेकिन इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, जिसको मैंने यहाँ पर स्पेशल आपको समझाने का कोशिश किया है। तो अब देखते हैं कि इच और एवरी में क्या फर्क है। एग्जैक्टली इच मतलब भी एक ही होता है, एवरी मतलब भी एक ही होता है। तो देखिए, दो मैंने सेंटेंस लिखा है, इस दोनों सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, स्टडी इच सेंटेंस केयरफुल्ली, फिर हम बोलेंगे क्या कि इच सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब, कि हर एक सेंटेंस के पास वर्ब होता ही है। ठीक है, अब यहां पर हम एवरी लिख देते हैं और यहां पे हम एवरी लिख देते हैं। और अब जरा पढ़ते हैं, स्टडी एवरी सेंटेंस केयरफुल्ली, एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब। सब पता नहीं चल रहा है। स्टडी इच सेंटेंस केयरफुल्ली, ये भी ठीक लग रहा है बोलने में। स्टडी एवरी सेंटेंस केयरफुल्ली, ये भी ठीक लग रहा है सर बोलने में। इच सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब, ये भी ठीक लग रहा है बोलने में। एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब, ये भी ठीक लग रहा है बोलने में। और मेरा लॉजिक तो तब यहाँ पर काम बिल्कुल नहीं कर रहा है जब मैंने आप लोग को एक चीज कहा था कि देखिए, अगर इंग्लिश ग्रामर में अगर कहीं पे कुछ सिलेक्शन में अगर दिक्कत हो जाए कि क्या हम यूज करें वहां पर, तो एक बार बोल कर देख लीजिए। जो बोलने में अच्छा लगता है ना, वही यूज कर दीजिए। लेकिन मेरा भी बात कहीं कहीं पर जाकर फेल हो रहा है, कहीं कहीं पर समझ रहे नहीं इस तरह के थॉट में, क्योंकि इस तरह का थॉट एक थॉट लेवल पे ही काम करता है। तो हाँ, ये जरूर है कि अधिकतर जगह काम कर जाएगा जो मैंने आपको कहा है, बट कुछ कुछ जगह ही नहीं करेगा। तो वो कुछ कुछ जगह जो है, या फिर जो एक्सेप्शन है, उसको जान ही लेते हैं। जब थॉट लेवल भी जब मेरा क्लियर हो जाएंगे ना, तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए थॉट क्या कह रहा है। स्टडी इच सेंटेंस केयरफुल्ली, मान लेते हैं कि अभी आप लोग ने बिल्कुल क्लास में जैसे कि बैठे हुए हैं सारे के सारे स्टूडेंट्स, और मैंने क्या कहा, मैंने हो सकता है कि 10-20 सेंटेंस मैंने दे दिया उनको। मैंने क्या बोला उनको कि स्टडी इच सेंटेंस केयरफुल्ली, कि आप एक एक सेंटेंस को ध्यान से देखिए। कहने का मतलब यह हुआ कि मैं आपको फोकस्ड कर रहा हूं एक एक सेंटेंस पे। अब दूसरा देखिए मैंने क्या बोला, एवरी सेंटेंस हैज अ वर्ब, कि हर एक सेंटेंस के पास एक वर्ब होता ही है। देखिए कोई भी सेंटेंस लिखिएगा तो वर्ब तो होता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। खैर, तो उस बात पे हटते हैं। देखिए मेरे बोलने के तरीके में, बोलने के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या, आप लोग ध्यान से पकड़िएगा। मैंने कहा कि इच सेंटेंस, या फिर मैंने बोला रीड इच सेंटेंस केयरफुल्ली, रीड इच सेंटेंस केयरफुल्ली। हर एक सेंटेंस को आप केयरफुल्ली आप पढ़िए। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि हर एक सेंटेंस को आप केयरफुल्ली आप पढ़िए, और मेरा फोकस भी यही है कि हर एक सेंटेंस को पढ़िए। देखिए मेरा फोकस भी यही है कि हर एक सेंटेंस को पढ़िए। लेकिन अब जरा देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, एवरी सेंटेंस हैज अ वर्ब। मैं बोल रहा हूं कि हर एक सेंटेंस के पास वर्ब है, लेकिन मेरा फोकस ये नहीं है कि हर सेंटेंस को आप देखिए। मेरा फोकस ये है कि चाहे आप कोई भी सेंटेंस पकड़ लीजिए, सब में वर्ब है। तो जब इच का, जब आपके माइंड में कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बने, कुछ ऐसा थॉट आए कि बिल्कुल स्पेसिफाई हो जाए। स्पेसिफाई कहने का मतलब एकदम इच जब हम बोल रहे हैं तो एकदम सेंटर पे जाए वो बात, मतलब इच मतलब एकदम एक ही बात हो, वो और फोकस्ड हो जाए, वो और स्पेशल हो जाए। तो जब कोई चीज और फोकस्ड हो जा रहा है और स्पेशल हो जा रहा है तो हम इच का यूज करते हैं। लेकिन मैंने बोला कि देखो, एवरी स्टूडेंट मस्ट वियर व्हाइट यूनिफॉर्म टुमारो इन द क्लास, तो मेरा सारे बच्चे से लेना देना, मैं किसी एक को ही नहीं बोल रहा हूं कि ईच स्टूडेंट मस्ट कम हियर इन व्हाइट यूनिफॉर्म। मैंने बोल दिया क्या, एवरी स्टूडेंट मस्ट प्रेजेंट टुमारो, या फिर मस्ट बी इन व्हाइट यूनिफॉर्म। तो मैं ये एवरी को ना मैं होल लेवल पर बोल रहा हूं। जब आप एवरी का मीनिंग होल लेवल पर जब आप बोल रहे हैं, जब आप ये पूरे लेवल पे बोल रहे हैं, यानी एक का मीनिंग जब पूरे लेवल पर होगा तो एवरी यूज करेंगे, और जब एक का मीनिंग बिल्कुल स्पेशल फोकस्ड एक एक पोर्शन पे होगा तो ईच का यूज करेंगे। यही दोनों में फर्क है। जैसे और भी थोड़ा सा हम लोग इसको समझ रहे हैं किसी और भी तरह से, ईच वर्ड है ना, मान लेते हैं कि कोई एक पेज है, वहां पे जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं वो सारे के सारे यूनिक है मेरे लिए। तो मैंने क्या बोला, ईच वर्ड इज यूनिक, सारे के सारे वर्ड ही यूनिक थे एकदम। या फिर ऐसा बोल दे सीधा कि ईच वर्ड इज अननोन,
मैं किसी वर्ड को जान ही नहीं रहा था, ईच वर्ड इज अननोन, सारे के सारे वर्ड अननोन थे। ठीक है, ठीक है। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि एवरी वर्ड इज अननोन? ऐसे भी बोल सकते हैं एवरी वर्ड इज अननोन, कि सारे के सारे वर्ड अननोन थे। लेकिन अगर आपके माइंड में फोटो बन रहा है एक एक का स्पेशल का, तब तो इच होगा। लेकिन अगर आपके माइंड में फोकस बन रहा है सारे के बारे में, मैं अपने दोस्तों को बता रहा हूँ यार एवरी वर्ड इज अननोन, सारे के सारे वर्ड इसमें अननोन है। लेकिन अगर हमें बोले कि देखो इच वर्ड, देखो हर वर्ड ही अननोन है, देखो देखो हर एक वर्ड ही अननोन है, तो देख रहे हैं ना हम लोग और स्पेसिफाई हो रहे हैं। यही इसका मीनिंग होता है इच और एवरी में, कि जब कभी भी, हालांकि ये ज्यादा तो आएगा ही नहीं आप लोग को इस तरह से, ये सब कॉम्पिटेटिव का है, बट फिर भी अगर आ जाए तो पकड़ने की कोशिश कीजिएगा कि स्टडी इच सेंटेंस केयरफुल्ली, ये सही है, एवरी नहीं होगा। स्टडी इच सेंटेंस केयरफुल्ली, क्यों? क्योंकि मैं बोलना चाह रहा हूं कि आप हर एक सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए, आप ध्यान से पढ़िए, जैसे मैंने एनी के ऊपर लिखा है कि हर एक सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए। अब मैं जब बोल रहा हूं कि इस सेंटेंस मस्ट हैव ए वर्ड, कि हर एक सेंटेंस में वर्ड है, तो मैं एक को फोकस में नहीं कर रहा हूं, मेरा ये कहना है कि एवरी सेंटेंस मस्ट हैव ए वर्ड, कि हर एक सेंटेंस में एक वर्ड होता है। तो मैं बोल रहा हूं एक को ही, लेकिन अब मैं जनरल लेवल पे बोल रहा हूं। तो एवरी का मतलब ये समझिए कि एवरी का मतलब हुआ एक, बट जनरल लेवल पर। और इच का भी मतलब क्या हुआ, यहां पर कर देते हैं, इच का भी मतलब क्या हुआ, एक, बट मोर स्पेसिफिक लेवल पे, मोर स्पेसिफिक, और भी ज्यादा स्पेसिफिक हो गया ये, बिल्कुल स्पेशल। यही है इच और एवरी में डिफरेंस। इसको आप देखिएगा कुछ सेंटेंसेस के थ्रू, एग्जांपल्स के थ्रू, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं एक लास्ट टच दे रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि शायद अगर कुछ और भी ऐसा है तो थोड़ा सा रुकिए। देखिए, अब ये जो मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा है, ये थोड़ा मतलब बोलते हुए देख रहे हैं ना मेरे चेहरे पर हंसी भी है, ये थोड़ा सा अलग है। और ये अलग इसलिए है क्योंकि ये बिल्कुल सेम है। एक एक वर्ड होता है, वो है लिटिल, अ लिटिल, और एक है द लिटिल। ये भी एक है वर्ड, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में क्या फर्क है, और इसके बेसिस पे यदि क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे समझेंगे। तो लिटिल को समझ लीजिए तो फ्यू को भी समझ जाएगा। उसी तरह से होता है फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, क्योंकि लिटिल नन काउंट के साथ लगता है और फ्यू काउंट के साथ लगता है। तो देखते हैं क्या है ये चीज। He spoke little English, so it was difficult to communicate with him। मतलब क्या, कि वो बहुत ही कम इंग्लिश बोल रहा था, मतलब वो इंग्लिश लगभग ना के बराबर बोल रहा था। सो इट वाज डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विथ हिम। होता है ना कि हम लोग अगर कहीं जाएंगे और वो लोग हिंदी नहीं बोल रहा है, और हम लोग थोड़ा ही सा इंग्लिश बोल रहे तो दिक्कत होगा। या फिर हम लोग बहुत अच्छे से इंग्लिश अगर बोल रहे हैं और कोई बाहर का आ गया, उसको इंग्लिश ही नहीं बोलने आ रहा, ना उसके हम लोकल लैंग्वेज ही जान रहे हैं, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश बोल रहा है लेकिन उससे भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो भाई उससे कम्युनिकेट करना दिक्कत हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। ही स्पोक अ लिटिल इंग्लिश, सो वी वर एबल टू कम्युनिकेट विथ हिम। अब ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि वो लिटिल इंग्लिश, वो थोड़ा सा इंग्लिश बोल रहा था, इसलिए उससे कम्युनिकेट भी हो पाया। कहने का मतलब ये हुआ कि वो इंग्लिश बोल नहीं पा रहा था, मतलब एकदम हार्डली था, थोड़ा ही बहुत बोल रहा था जो कम्युनिकेट करने में नहीं बन रहा था। बट अब वो थोड़ा सा बोल रहा था, मतलब थोड़ा सा इंग्लिश बोल रहा था जिससे कम्युनिकेशन हो जा रही थी, तो वी वर एबल टू कम्युनिकेट विथ। तो देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल निगेटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव। और अब जरा सा देखिए, ये बिल्कुल ना मैंने इन दोनों से डिफरेंट लिख दिया है। ही मैनेज टू लिव इन लंदन विद द लिटिल इंग्लिश। मतलब ये कि यहाँ का, चाहे हम रहे या कोई और, जो बिल्कुल ही कम ही इंग्लिश जान रहा है, लेकिन वो कम इंग्लिश थोड़ा इससे ज्यादा है, थोड़ा इससे भी ज्यादा है, और वो लंदन रह लिया 5-6 महीना तक, इसके बेसिस पे तो नहीं रह पाएगा, और ना ही इसके बेसिस पे कुछ हद तक चला जा सकता है, या फिर नहीं भी। तो वही हम कहना चाह रहे हैं कि द लिटिल इंग्लिश, उसके पास तो यार इंग्लिश की नॉलेज ही नहीं थी, वही जो थोड़ा बहुत था वही था, और उसी उसी के सारे वो लंदन में रह लिया। होता है ना कि मेरे घर में कोई बोला कि आप, मतलब बगल में पड़ोसी क्या बोला, सुनिए ना, चीनी है आपके पास? तो मैंने क्या बोला, लिटिल शुगर। लो यार, अ लिटिल शुगर, थोड़ा बहुत है। अब क्या बोलते हैं हम लोग, द लिटिल शुगर, पूरा लो जितना है यही है। समझ रहे हैं ना आप लोग हम क्या कहना चाह रहे हैं? चीनी है तो लिटिल शुगर, मतलब ना के बराबर, अ लिटिल थोड़ा सा है। और अगर मांग रहा है लो यार जो है सो यही है, तो जो है सो यही है। जैसे कोई बोलता है देखिए हमको किताब खरीदना है, मेरे पास ना कुछ पैसा घट रहा है, कितना चाहिए तुमको पैसा? तो मेरे पास 200 रुपया है, हमको ना कम से कम 350 रुपया और चाहिए। 350 रुपया मेरे पास कुछ होगा, 350 रुपया से कम है तब तो फिर
अ लिटिल हुआ। और कम है बिल्कुल, मान लो कि 5, 10, 20 रुपया है, तब तो फिर वो लिटिल ही है, वो ना लिटिल है, वो ना द लिटिल है। लेकिन 350 रुपया के नाम पर यदि 200-250 रुपया भी है तो फिर अ लिटिल हो गया वो। लेकिन अब हम बोलेंगे, सारा निकाल कर देख रहे हैं, 250 रुपया हो गया था ना, 275, 200, ऐसे करते करते अगर मेरे पास 310-20 निकल गया, लो यार जो कुछ है यही है, तो हो गया क्या, द लिटिल। तो इस केस में हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि यहां पर देखिए हम लिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लिख रहे हैं, द लिटिल ग्रेटर देन अ लिटिल, ग्रेटर देन लिटिल। देखिए मैंने क्या लिख दिया, इन लोगों को याद करिएगा इस तरह से, द उन दोनों से बड़ा है, अ लिटिल उससे बड़ा है, और लिटिल तो समझ रहे सबसे छोटा है, ऐसे याद कर लीजिए। अगर आप ऐसे चलिएगा तो ऐसे याद रखिएगा, उधर से चलिएगा तो उधर से याद रखिए। उसी उसी केस में ना फ्यू का भी हो जाता है कि द फ्यू ग्रेटर देन अ फ्यू ग्रेटर देन फ्यू। और इसके लिए क्या एग्जांपल बन सकता है, जैसे हम लोग को अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बुक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स का बुक्स बोलेगा तो ये सब मिल जाएगा। लेकिन अब जरा देखिएगा, अगर कोई आपको बोल देगा एंथ्रोपोलॉजी का आपके पास बुक है, दिक्कत हो गया ना, बिल्कुल दिक्कत हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग अगर देखेंगे कहीं अगर निकल गया तो वो फ्यू हो गया। अब जैसे कुछ देर के लिए हम इसको और एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास संस्कृत का बुक है, तो हाँ संस्कृत का कुछ होगा, तो संस्कृत के केस में हम लोग के घर में मिल जाएगा कुछ ना कुछ, फ्यू भी मिल जाएगा, अ फ्यू भी हो जाएगा और द फ्यू भी हो जाएगा। बट एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी द फ्यू पर तो नहीं आएगा, फ्यू या फिर अ फ्यू पे ही आ सकता है कहीं ना कहीं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा। या फिर बचपन में देखे तो मैथमेटिक्स का जो कॉपी आता था वो ना ऐसा आता था, मैथमेटिक्स का कॉपी याद आता है ना आप लोग को, ऐसा ऐसा वाला होता था वो मैथमेटिक्स का कॉपी, इस तरह से। तो ऐसी कॉपी भी कहीं ना कहीं आपके घर में दिख जाएगी, तो वो अ फ्यू या फिर फ्यू या फिर द फ्यू तीनों हो जाएगा वो, चाहे इंग्लिश वाला भी दिख जाएगा। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं जो हम लोग के पास रेगुलर जो कॉपी है, जो 2 लाइन की होती है वो कॉपी, तो वो फ्यू ऑफ फ्यू क्या, द फ्यू क्या, इससे ज्यादा ही मिलेगा वो। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ये था कि लिटिल में भी एक कंफ्यूजन लेकर चलता है कि द लिटिल का यूज कहाँ पर होता है, अ लिटिल का यूज कहाँ पर होता है, लिटिल का कहाँ पे होता है। तो लिटिल लगभग निगेटिव है, उससे थोड़ा सा पॉजिटिविटी, अ लिटिल है उससे थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिविटी द लिटिल है। यही था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर जो भी मैंने आपको यहाँ पर समझाने का कोशिश किया। सो ओवरऑल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को एक बार हम फिर से समझ लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या देखा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोगों ने देखा कि सब्जेक्ट का नॉलेज होना जरूरी है, उसके बाद वर्ब का नॉलेज होना जरूरी है। सब्जेक्ट का नॉलेज होना कैसे जरूरी है, तो सर सब्जेक्ट का नॉलेज होना सिंगुलर और प्लूरल के टर्म में जरूरी है। क्योंकि सर कभी कभी आसानी से सिंगुलर सिंगुलर ही रहता है, प्लूरल प्लूरल ही रहता है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि सर सिंगुलर प्लूरल जैसा हो जाता है, प्लूरल सिंगुलर जैसा हो जाता है, यानी कि सिंगुलरिटी और प्लूरलिटी हमको समझना था। उसके बाद फिर हम लोग समझ रहे थे वर्ड में कि इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, ये सब क्या होता है। तो मैंने बताया है आप लोग को पहले, इसको टेंस के अकॉर्डिंग समझिए। फिर वर्ब को मॉडल्स के अकॉर्डिंग भी समझना था कि हमेशा मॉडल V1 लेकर चलता है। उसके बाद फिर हम लोग कुछ क्वांटिफायर्स देखे जो यहाँ पर अभी मैंने आप लोग को बताया ये। हाँ, फिर हम लोगों ने एक चीज और देखा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, वो था, देखिए मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैंने आप लोग को बताया है वो चीज। हाँ, सम स्ट्रिक्ट रूल्स, देखिए यही मुझे याद नहीं आ रहा था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम लोग 2 तरीके से और देख रहे थे कि एक स्ट्रिक्ट रूल्स था कि हाँ यही रूल है तो यही रूल है, ऐसा ही लगेगा, जो मैंने शायद 8-10 लिखवाया था। लेकिन अधिकतर हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को एनालिसिस के थ्रू समझा है, और वही बिल्कुल सही है। ध्यान कीजिए या फिर एक बार आप कोशिश कीजिए कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो मैं अभी ये बोल रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से एक बार फिर से देख लीजिए। ये आपका लगभग कवर कर देगा आपका इंग्लिश ग्रामर। लगभग कवर करने का मतलब ये कि आर्टिकल भी इससे निकलने वाला है, क्योंकि जैसे यहाँ पर आर्टिकल का चर्चा होगा फिर से एक बार आर्टिकल देखने चले जाइएगा। यहाँ से आपका द तो निकल ही रहा है, एंड द के साथ साथ यहाँ पर आपको क्वांटिफायर्स भी निकल रहा है। क्वांटिफायर्स कुछ और नहीं, ये एडजेक्टिव का ही पार्ट है। इसके बाद आपका प्रोनाउन भी निकल रहा है, क्योंकि मैंने बताया था कि नेचर ऑफ सब्जेक्ट में एक हिस्सा आता है लोकेट द नाउन, यानी लोकेट द सब्जेक्ट ऑफ द प्रोनाउन। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इस तरह से दिक्कत, मतलब ये फिनिश हो रहा है। और एक सेक्शन आप लोग को और पढ़ना है जिसका नाम है नाउन प्रोनाउन अग्रीमेंट, उसका भी जन्म यहीं से हो रहा है।
अगर ये सारी के सारे आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिए हैं, समझ लिए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, तो फिर नाउन प्रोनाउन वर्ब या फिर सॉरी नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट में कोई समस्या नहीं होगी। तो नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट का भी यहीं से जन्म होता है। सो थैंक यू।